हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो मैं आज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ एक नया चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। जानते हैं पूरी आगे की लाइन क्या होने वाली है। क्वेश्चंस इजी से मॉडरेट लेवल के हैं। वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सवाल बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, आसान भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg lies on horizontal surface in a truck. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. If the acceleration of the truck is 5 meter per second square, find the frictional force acting on the block. तो देखिए यहां पे एक ट्रक है हमारे पास, और ट्रक जो है मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रक का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ब्लॉक के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ब्लॉक का मास है 1 kg, और ब्लॉक और जो ट्रक बेड है उसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है 0.6। तो हमसे पूछा गया है कि इसके और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहे हैं कितना लगेगा इनके बीच में, और साथ में क्या दिया है, बस इतना दिया है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब ट्रक के ऊपर ये रखा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो दो चीजें यहां पर पॉसिबल हो सकती हैं। दो चीजें यहां पर पॉसिबल हैं। हो सकता है केस नंबर 1 कि ये ब्लॉक इस ट्रक के साथ साथ चले, यानी कि ये इसके ऊपर स्लाइड ना हो, इसके ऊपर स्लाइडिंग ना हो, ये इसके रेस्पेक्ट में स्लाइड ना करे। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा हो। तो हम जानते हैं कि कब स्लाइड होती हैं चीजें, जब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता है स्लिपिंग को रोकने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स से छोटा रह जाता है ना। तो समझ गया कि फ्रिक्शन जब ओवरकम नहीं कर पाता है स्लिपिंग को, तो इतना स्ट्रांग नहीं है फ्रिक्शन, तो लोग जो है स्लिप करते हैं, चीजें स्लिप होती हैं सरफेसेस पर। यदि फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो स्लिपिंग को नहीं होने देगा। तो मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि यदि ये इसके साथ साथ चले, मैं मान लेता हूं इफ दे मूव टुगेदर, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, और वो कितना है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब बताइए कि इस ब्लॉक को आगे एक्सेलरेट करवाने के लिए कौन सा फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एकमात्र ऐसा फोर्स है जो इसको एक्सेलरेट करवा सकता है। देखिए इसको एक्सेलरेट करवा रहा है कौन, इसका इंजन और इसके टायर्स इस ट्रक को एक्सेलरेट करवा रहे हैं, लेकिन इसके पास ना तो टायर है ना इसका कोई इंजन है, तो ये एक्सेलरेट हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। तो भाई यहां पे फ्रिक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर। अब एक बार लिमिट देख लेते हैं कि फ्रिक्शन कितना लग सकता है। तो क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और उसको मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू की वैल्यू है 0.6, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे आपको मिलेगा 10, तो इसका मतलब 6 न्यूटन फोर्स लग सकता है। इस फ्रिक्शन का फोर्स 6 न्यूटन लग सकता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो कितना हो सकता है, 6/1 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शन कह रहा है कि भाई मैं 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी एक्सेलरेट कर सकता हूं, तू तो सिर्फ 5 से ही जा रहा है। तो हम कहेंगे कि फ्रिक्शन क्योंकि ज्यादा एक्सेलरेट करवा सकता है और ये कम से एक्सेलरेट हो रहा है, तो फ्रिक्शन अपनी पूरी वैल्यू पर नहीं लग रहा होगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो F के बराबर है, F के बराबर है। तो मैं न्यूटन सेकंड लॉ इस ब्लॉक के ऊपर लगा सकता हूं कि इसके ऊपर लगने वाला नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स F के बराबर है, इज इक्वल टू इसका मास 1 इनटू इसका एक्सेलरेशन 6। तो आ जाएगा आपके पास आंसर 5 न्यूटन, सॉरी ये 5 इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, तो 5 न्यूटन हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। अब ट्रक के साथ साथ चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा कि फ्रिक्शन की वजह से आगे भागने लग जाए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो रिमोट है एसी का, ये टेबल पे रखा है और फ्रिक्शन क्योंकि बहुत ज्यादा है तो ये अपने आप एक्सेलरेट हो जाए रखा? ऐसा नहीं हो सकता। फ्रिक्शन तभी एक्ट करता है जब काउंटर कोई उसको परेशान करता है, कोई ऑब्जेक्ट को स्लिप करवाने की कोशिश करेगा, तब फ्रिक्शन जो है फुल फॉर्म में आता है। तो भैया समझ गए यहाँ से कि फ्रिक्शन को 5 न्यूटन लगाने की जरूरत है
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करवाने के लिए। यदि ये 6 से भी एक्सेलरेट होगा तो भी फ्रिक्शन कहेगा कि ठीक है मैं 6 तक इसको एक्सेलरेट करवा सकता हूं। यदि ये 6 से ज्यादा हो गया, 6.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया, तब फ्रिक्शन कहेगा भाई मैं तो 6 लग सकता था, अब मैं चलता हूं, अब आप स्लाइड हो जाइए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस समय फ्रिक्शन 6 न्यूटन लग रहा होगा। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोवाइड, समझ गए ना, 6 न्यूटन मैक्सिमम लग सकता है। तो 6 के बाद वो 6 ही रहेगा, वो बढ़ने वाला नहीं है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 5 न्यूटन के बराबर। और बिल्कुल ठीक बात है कि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसके एक्चुअल एक्सेलरेशन से ज़्यादा है, इसका मतलब साथ साथ ये चल रहे होंगे। तो पहला सवाल हमें समझ में आ गया, आंसर है आपके पास 5 न्यूटन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स के जो बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर के बारे में आपको जानकारी देनी है। अनलॉक 20 यानी कि अनअकैडमी का अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप 31 जनवरी को परचेज करते हो तो आपको पूरे 20% ऑफ मिलेंगे। तो बच्चों एज सुन एज पॉसिबल सब्सक्राइब कर लीजिए, एक दिन के लिए ऑफर वैलिड है। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए मैं लेके आया हूं। सबसे पहले तो बात यह है कि आस्क अ डाउट फीचर जो है अनअकैडमी वेबसाइट और ऐप पर आ चुका है, जिसमें आप 3 डाउट्स पूछ सकते हैं, एक बार में 3 डाउट्स पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ डाउट्स का कोई लिमिट नहीं है, बट आप एक बार में 3 तक डाउट्स पूछ सकते हैं। और उन डाउट्स का जो सोल्यूशन है आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में भी आपको मिलने वाला है। तो आप प्रेफर्ड लैंग्वेज वहां पे सिलेक्ट कीजिए, आपको उसी लैंग्वेज में आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस फीचर को अवेल करने के लिए, इस फीचर को यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि अनअकैडमी की वेबसाइट और लर्नर एप्लीकेशन जो है अनअकैडमी का, उसका लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड करना है। और उस वेबसाइट और ऐप पर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना डाउट सबमिट करना है और उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में मिल जाने वाला है। तो फटाफट से जाइए और आपके एग्जाम से पहले उन सारे डाउट्स का जो है सफाया कर लीजिए। इसके बाद दूसरा कि अनअकैडमी प्रोडिजी जो है होने जा रहा है, जिसमें आप 20 लाख तक का आप कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये 29 जनवरी को होने वाला है और 10 AM ऑनवर्ड्स इसकी टाइमिंग होने वाली है। क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th के जो जेई मेन और नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो इसे दे सकते हैं। और एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स यहाँ पर होने वाला है। आप कंपीट कर रहे होंगे एक ऑल इंडिया लेवल पर। तो इस टेस्ट को देने के लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके आपको जहां भी कोड पूछा जाए तो एनकेसी सर लाइव कोड आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आप फ्री में बिना कोई चार्ज दिए आप इस प्रोडिजी में एनरोल हो सकें, इस एग्जाम के लिए एनरोल हो सकें। और इसमें रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूं आपको कि जो रैंक 1 है उसके लिए मैकबुक एयर, और रैंक 2 और 3 के लिए आईफोन, आईपैड, इकोडॉट एंड अमेजॉन के ढेर सारे वाउचर्स यहाँ पे होने वाले हैं। और टॉप 10 बच्चों के लिए 100% तक स्कॉलरशिप और अप टू 500 रैंक तक के लिए भी स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके बाद प्रोडिजी की बात करते हैं कि 2 बैचेस यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो स्टार्टिंग डेट है 27 जनवरी है दोनों बैचेस के लिए, और दोनों ही बैचेस में टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होंगे और बैकलॉग का कवरेज भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्लास 11th का रिवीजन और क्लास 12th की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर, भी क्या मतलब यही इसके लिए ही बैच है। तो 11th का रिवीजन और 12th की प्रिपरेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। और इस बैच का नाम है आरंभ 2.0 मेन और एडवांस 2023 के लिए, और इसका नाम है अर्ली एंथ्यूज, और ये जेई मेन और एडवांस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मेगा कॉम्बैट यहाँ पे होने जा रहा है, जेई मेन स्पेशल है। इसमें 21 क्वेश्चंस होने वाले हैं 60 मिनट्स में, और इसमें ढेर सारी स्कॉलरशिप है। जैसे प्रोडिजी में था ऐसे यहाँ पे भी ढेर सारी स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्कॉलरशिप है। अप टू 500 रैंक के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रहा है। और रिवॉर्ड्स देख सकते हैं, मैकबुक एयर, आईफोन, फिटबिट, हेडफोन, स्पीकर एंड वाउचर्स, ढेर सारे यहाँ पे इनाम होने वाले हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने लेक्चर पर। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दूसरा, अ प्लेयर caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 meter per second. If the catching process is completed in 0.1 second, the force of the blow exerted by the ball on the hand of the player is equal to। तो फोर्स हमें बताना है
exerted by the ball on the hand of the player। तो ये उस प्लेयर का हैंड है और ये बॉल है। t इज इक्वल टू 0, मैं मान लेता हूं ये बॉल है और ये मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से, और इसका मास है बेटा 150 ग्राम, 0.15 kg। अब क्या होता है कि 0 पॉइंट कितना सेकंड है, 0.1 सेकंड में इस बॉल को कैच कर लेता है। ये इस बॉल को रेस्ट पर लाने के लिए इसको 0.1 सेकंड का समय लगता है। तो ये जो हाथ है ना बेटा, ये इस बॉल को कैच कर लेता है और समय यहां हो जाता है t इज इक्वल टू t प्लस 0.1 सेकेंड। बॉल की वेलोसिटी हो जाती है 0। तो बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम में लिख सकता हूं फॉर बॉल हम यहां पर लिखेंगे कि एवरेज फोर्स जो बॉल के ऊपर लगा है वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है। तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, फाइनल मोमेंटम है 0, इनिशियल मोमेंटम है 0.15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी 0.1। तो आपको यहां पे मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 30 न्यूटन माइनस में। और जितना फोर्स बॉल के ऊपर लगा है उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स हाथ के ऊपर भी लग रहा होगा। तो हाथ के ऊपर लगने वाला फोर्स मैं कह सकता हूं किसके बराबर होगा, 30 न्यूटन के बराबर होगा। 30 न्यूटन के बराबर होगा। 30 न्यूटन इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले एक सवाल की तरफ। क्वेश्चन में दिया है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द पॉइंट्स P एंड Q ऑफ द टू इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स मूव डाउनवर्ड्स। यानी ये वाला जो फ्री एंड है और ये वाला जो फ्री एंड है, ये दोनों एंड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं विद यूनिफॉर्म स्पीड u। ये जा रहा है u स्पीड से और ये भी जा रहा है u स्पीड से। इफ द पुलीज A एंड B आर फिक्स्ड, A पुली और B पुली आपस में ये फिक्स्ड है, देन मास m मूव्स अपवर्ड विद स्पीड इज इक्वल टू। तो हमें बताना है कि ये जो मास m है ये अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से जाएगा, कितनी वेलोसिटी से जाएगा। तो मैं एक बात जानता हूं अच्छे से, कॉमन सेंस से, कि ये दोनों रस्सियां यदि सेम स्पीड से नीचे जा रही हैं तो इसका जो नेट स्पीड है बेटा वो ऊपर की डायरेक्शन में होने वाला है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। अब कोई भी एक रस्सी को आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास जो रस्सी है ये रस्सी है, ये रस्सी है, ध्यान से देखिए, ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी ये स्ट्रेच नहीं हो सकती है। इस वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है u के बराबर, और इस वाले एंड का जो वेलोसिटी है, बिकॉज ये वाला एंड ब्लॉक से अटैच है, तो इसका वेलोसिटी ब्लॉक की वेलोसिटी के बराबर होगा, v के बराबर। ये एंगल है थीटा के बराबर। हम जानते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए। तो इस वाले एंड का कंपोनेंट लेंथ के अलोंग u है और इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंथ के अलोंग हो जाएगा v cos थीटा, और ये दोनों v cos थीटा और u आपस में बराबर होनी चाहिए। सो v cos ऑफ थीटा u होना चाहिए। इसका मतलब हमें मिल जाता है v इज इक्वल टू u अपॉन cos थीटा, या कह सकते हैं u sec थीटा v की वैल्यू हो जाती है। ऑप्शन चेक कीजिए, u अपॉन cos थीटा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आया सवाल? अब आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू ब्लॉक्स A एंड B ऑफ मास 2m एंड m। तो एक ब्लॉक है A, एक ब्लॉक है B, मासेस आपको दिए हुए हैं, आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B immediately after the string is cut respectively are। तो जैसे ही स्ट्रिंग को काट दिया जाएगा, देखिए ये स्प्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को काट देंगे अचानक से, तो उस इंस्टेंट पर जैसे ही काटा वैसे ही आपको एक्सेलरेशन A और B पॉइंट के बताने हैं। तो यहां मैं पहले डायग्राम बनाता हूं जो हमें दिया है, उसका बड़ा डायग्राम बनाते हैं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। देखिए दोस्तों, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूं तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, इस रस्सी में एक टेंशन फोर्स लगेगा टेंशन t, इस रस्सी में नीचे की तरफ टेंशन लगेगा t, इस ब्लॉक का ग्रेविटेशनल वेट नीचे लगेगा 2mg,
इस स्प्रिंग में एक फोर्स लगेगा, लेट्स से F के बराबर कह देते हैं। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्सेज आपस में बराबर और ये सारे फोर्सेज आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां से मिलता है T इज इक्वल टू mg और फोर्स इन द स्प्रिंग कितना आ जाता है आपके पास 3mg के बराबर। 3mg के बराबर आपको फोर्स मिल जाता है इन द स्प्रिंग। इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ, थोड़ा सा नीट रहे ये। कुछ इस तरीके से। अब देखिए बेटा क्या होगा। तो मैं इस स्प्रिंग में कह सकता हूं कि स्प्रिंग में जो फोर्स है वो कितना है 3mg के बराबर है। 3mg के बराबर है। इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है W इज इक्वल टू 2mg और एक टेंशन फोर्स लग रहा है T इज इक्वल टू mg। इसके ऊपर भी एक टेंशन लग रही है T इज इक्वल टू mg और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg के बराबर। बात आई समझ में? अब हम स्ट्रिंग को कट कर देते हैं। स्ट्रिंग को कर दिया है कट। और एक बात और बताना चाहता हूं कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रेच नहीं हो सकती है, लेकिन स्प्रिंग तो स्ट्रेच्ड है। इस कंडीशन में स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है। स्प्रिंग जो है स्ट्रेच्ड है, स्प्रिंग खिंची हुई है। स्प्रिंग जो है ऐसे खींच दिया है जोर से उसको। अब जैसे ही आप इसको काटेंगे तो स्ट्रिंग तुरंत झटके से टूट जाएगी और स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो जीरो हो जाएगा। स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो तुरंत लूज हो जाता है। लेकिन यदि हम बात करें स्प्रिंग के बारे में, बिकॉज स्प्रिंग का फोर्स उसके एक्सटेंशन की वजह से लग रहा है और स्प्रिंग में एक्सटेंशन तुरंत जीरो नहीं हो सकता है। मैं उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, मैं 1 माइक्रोसेकंड की बात कर रहा हूं। काटने के बाद 1 माइक्रोसेकंड के जो इंटरवल में बात कर रहा हूं, जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो फटाफट से जीरो हो जाएगा, लेकिन जो स्प्रिंग का फोर्स है वो जीरो तुरंत नहीं होगा। होगा क्या? कुछ समय के बाद यदि बात करें, 1 सेकंड की यदि बात करें, तो ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो कम होता जाएगा और थोड़ा सेकंड्स जो है, एक फाइनाइट टाइम जो है लगने वाला है इस स्प्रिंग में फोर्स जीरो होने में। लेकिन यदि हम इस इंस्टेंट की बात करें तो इसमें फोर्स जीरो नहीं होगा, बट स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगी। तो भैया देखिए, ये जो टेंशन है बेटा, ये टेंशन हो चुकी है जीरो, ये टेंशन हो चुकी है जीरो। इन ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप देखें तो 2m के ऊपर एक फोर्स लग रहा है 3mg, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ 2mg। इस छोटे ब्लॉक की यदि बात करें तो ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, नीचे की तरफ फोर्स है mg। अब देखिए, नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास 2m, ये इसका एक्सेलरेशन आएगा। नेट फोर्स ऊपर 3mg, नीचे 2mg, तो फोर्स आ गया नेट mg डिवाइडेड बाय 2m, तो आंसर आ गया आपके पास g/2। एक्सेलरेशन इज g/2। यहां देखिए, नेट फोर्स नीचे की तरफ है mg, मास कितना है m, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाता है mg/m डिवाइडेड इज इक्वल टू g। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे आएगा g और इसका एक्सेलरेशन आएगा आपका 2g/2 ऊपर की तरफ। तो आंसर वुड बी g/2 अप एंड g डाउन। g/2 अप, जो ऊपर ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन ऊपर g/2, जो नीचे ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ। g/2 और g हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे एरो भी दिए जाने चाहिए थे, g/2 नीचे, g/2 सॉरी ऊपर, g/2 ऊपर और g नीचे की तरफ। आंसर आ जाता है आपका। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारा ये, द लीनियर मोमेंटम p of a body moving in one dimension varies with time t according to the equation p is equal to a plus bt square। ये मोमेंटम हमें टाइम के साथ रिलेट करके दिया हुआ है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दीजिए, फोर्स इज इक्वल टू dp by dt, डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, आंसर आ जाएगा। तो 0 प्लस 2bt, ये डिफरेंशिएट हमने कर दिया है, यही हमारा नेट फोर्स है, 2bt हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। टू मासेस small m and capital M are attached with strings as shown in the figure. For the system to be in equilibrium, we must have, तो हमें क्या होना होगा? थीटा की वैल्यू m और कैपिटल M के बारे में कुछ पूछा गया है, तो थीटा स्मॉल m कैपिटल M में रिलेशन आपसे पूछा है यदि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस का समीशन 0 के बराबर है, सारे फोर्सेस का समीशन 0 के बराबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक जंक्शन है, इस जंक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूं। तो इस जंक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप बनाएंगे
तो ये वाली एक स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन मान लेता हूं मैं T1 के बराबर। ये वाली जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन मान लेता हूं T2 के बराबर। और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये T3 के बराबर मान लेता हूं इसमें टेंशन, और T3 की वैल्यू mg के बराबर आ जाएगी। तो मैं यहां के लिख देता हूं कि ये फोर्स mg के बराबर है। ये एंगल सारे 45 डिग्री के बराबर हैं, ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 है। तो यहां आ जाएगा आपके पास T1/√2, यह आ जाएगा आपके पास T2/√2। ये दोनों बराबर हैं बिकॉज पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब T1 T2 के बराबर हो गया। तो T1 T2 आपस में बराबर हैं, तो ये T2 जो है T1 के बराबर है। इस डायरेक्शन में यदि कंपोनेंट्स को देखें तो T1/√2 और T1/√2 दो कंपोनेंट्स इस तरफ आ रहे हैं, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस मैं लिख सकता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगा सकता हूं। तो आपको मिलेगा T1/√2 इंटू 2 इज इक्वल टू mg। तो यहां से आपको मिल जाता है T1 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय √2। तो ये T1 की वैल्यू आपको यहां पर मिल गई है। T1 इज इक्वल टू स्मॉल mg डिवाइडेड बाय √2। अब बात करते हैं इस वाले पार्टिकल की बात करते हैं, इस पार्टिकल की बात करते हैं, इस जंक्शन की बात करते हैं। तो इस जंक्शन को आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, जो टेंशन है T1 के बराबर, और इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ कैपिटल mg के बराबर। एंगल थीटा पर एक और रस्सी यहां पर बंधी है, इस रस्सी में टेंशन मान लेते हैं T3 के बराबर है, ये एंगल है थीटा के बराबर। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब यहां पर भी सारे फोर्सेस के कंपोनेंट आप करेंगे तो T3 का एक कंपोनेंट आएगा T3 cos ऑफ थीटा और एक कंपोनेंट आएगा T3 sin थीटा। ये एंगल बेटा 45 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45। तो इसका मतलब mg, ये जो T1 है जिसकी वैल्यू है स्मॉल mg/√2, उसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर और एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर। इधर आएगा आपके पास mg/√2 डिवाइडेड बाय √2, यानी कि mg/2 स्मॉल mg/2, और इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा स्मॉल mg/2। अब ये वाली डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं सारे मिलके 0 हैं, और इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं सारे मिलके 0 हैं। तो इन दोनों सारे फोर्सेस को बराबर करिए तो आपको मिलेगा T3 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्मॉल mg डिवाइडेड बाय 2। और यहां देखें तो T3 sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg/2, तो कैपिटल m प्लस स्मॉल m/2 इंटू g। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल m प्लस स्मॉल m/2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m/2। तो आपको यहां से मिलेगा 2 कैपिटल m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय m/2। तो 2 से 2 चला गया, आपको मिल जाता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 कैपिटल m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m। तो मिल जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स कैपिटल m बाय स्मॉल m। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कैपिटल m बाय स्मॉल m, 1 प्लस 2 कैपिटल m बाय स्मॉल m। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए ध्यान से बेटा। अ ब्लॉक A ऑफ मास m इज प्लेस्ड ओवर अ प्लैंक B ऑफ मास 2m। तो ये जो प्लैंक है इसका मास है 2m, इसका मास है m। प्लैंक B इज प्लेस्ड ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये प्लैंक रखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B इज हाफ। A और B के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हाफ के बराबर है। Block A is given a velocity v0 towards the right, acceleration of B relative to A is equal to। तो acceleration of B with respect to A हमें बताना है कितना होगा, यानी A B वेक्टर माइनस A वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से कि जब A ब्लॉक को वेलोसिटी दी जाती है तो ये इस प्लैंक के ऊपर स्लिप होगा, और स्लिप होगा इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन के बराबर। तो यदि मैं ए ब्लॉक की यदि बात करें, इसका मास है m, इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, म्यू इंटू स्मॉल m इंटू जी। तो इसका एक्सेलरेशन मिल जाता है मुझे
म्यू एम जी अपॉन स्मॉल एम, तो आपको मिल जाएगा म्यू जी माइनस ऑफ आई कैप। ये इसका एक्सेलरेशन है ए वेक्टर, ए का। अब ये फोर्स, इतना ही फोर्स प्लैंक के ऊपर लग रहा होगा बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ, म्यू स्मॉल एम जी, और इसका मास कितना है 2m है, और कोई फोर्स यहां पर लग नहीं रहा है, तो मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी को लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय 2m, तो यानी कि म्यू जी बाई 2 आपको यहां से एक्सेलरेशन मिलेगा आई कैप डायरेक्शन में। अब आपको ए बी माइनस ए ए निकालना है, सो ए बी ए को मैं लिख सकता हूं ए बी माइनस ए ए, सो दिस माइनस दिस, तो आपको मिल जाएगा 3 म्यू जी बाई 2, और म्यू की वैल्यू हाफ के बराबर है, तो 3g बाई 4 आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। आंसर वुड बी 3g बाई 4, आंसर वुड बी 3g बाई 4। ऑप्शन चेक कीजिए, 3g बाई 4, सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद मैं आगे चलता हूं अगले सवाल की तरफ। सवाल देखिए ध्यान से। अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on an inclined plane of a lift moving down with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक लिफ्ट पर एक इंक्लाइन रखा है और इंक्लाइन के ऊपर एक ब्लॉक है और लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द ब्लॉक टू मूव डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू लिफ्ट। तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर 0 होने चाहिए अलोंग द इंक्लाइन। तो और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में दिया है कि ये 30 के बराबर है। तो पूछा क्या गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। देखिए बेटा ध्यान से कि ये जो आपके पास वेज है, ये वेज आप ड्रॉ कर लीजिए। मैं ये जो क्वेश्चन है इसे लिफ्ट के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं बिकॉज मैं ये कितनी बार दोहरा चुका हूं कि जब भी आपके सिस्टम में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं साथ साथ, तो आपको फ्रेम स्विच कर लेना चाहिए। किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का मोशन ऑब्जर्व करूंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सो विद रेस्पेक्ट टू, हम सॉल्व कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। सो देयर इज अ ब्लॉक और ये एंगल है 30। अब इस ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा बिकॉज जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए हमें एक सूडो फोर्स लगाना होगा और सूडो फोर्स की डायरेक्शन होती है फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो फ्रेम यानी कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी m इंटू ए का मतलब a मान लेते हैं इसको भी। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg सॉरी, इसका एक कंपोनेंट आएगा mg का mg sin 30 और एक कंपोनेंट आएगा आपके पास mg cos 30। ये एक नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच में एंगल यदि 30 है तो वर्टिकल और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और वर्टिकल के बीच में एंगल भी कितना होगा, 30 के बराबर होगा। तो ma का एक कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास ma cos 30 और एक कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास ma sin 30। तो बेटा यहां देखिए, यहाँ m sin 30 कॉमन है, यहां पर g है, यहां पर a है। क्लियरली देख सकते हैं g की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 2 है, यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं इस डायरेक्शन में, इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है। तो ब्लॉक की जो टेंडेंसी है नीचे की तरफ मूव करने की, और मूव कर भी रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू है म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू इंटू एन के बराबर। तो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन कितना है। तो नॉर्मल रिएक्शन की यदि बात करें तो आप यहां लिखेंगे ma cos 30 प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos ऑफ 30। आपको मिल जाएगा नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस a, g इफेक्टिव भी कह सकते हैं, इंटू cos ऑफ 30 डिग्री। आंसर आ जाएगा आपके पास g माइनस a, इसको 8 लिख सकता हूं मैं, 8, और cos 30 को √3/2 लिख सकते हैं। 2 से चला गया 4 बार, सो 4√3 इंटू m के बराबर आपको ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिल जाती है। अब ये वाला फोर्स और ये दोनों फोर्सेस जो हैं बराबर होनी चाहिए बिकॉज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0।
सो mg sin 30 शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू 4√3 इंटू एम प्लस में एम ए साइन 30 m इंटू ए इंटू साइन 30। तो 2 से 2 चला गया, m और m चले जाते हैं, तो यहाँ पे मिलता है आपको 5 इज इक्वल टू 4√3 इंटू म्यू, और यहाँ पे मिलता है आपको 1। सो म्यू की वैल्यू आपको मिल जाती है 1/√3 के बराबर। सो 1/√3 हमें म्यू की वैल्यू मिल जाती है। चेक कीजिए 1/√3, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है।